रमन इफेक्ट से आप क्या समझते हो? इसको क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल फ्रेमवर्क में कैसे रैशनलाइज करते हैं? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बताओ मैं क्या पढ़ना भाई? थ्योरीज ऑफ रमन इफेक्ट। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। फिर हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। तो आप ये बताओ भाई, रमन इफेक्ट क्या था? कि जब आप किसी मटेरियल को स्ट्राइक करते हो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, काफ़ी हाई एनर्जी भाई, क्या काफ़ी हाई एनर्जी, तकरीबन क्या होता है यूवी में, क्या भाई तकरीबन यूवी विजिबल रेडिएशन को इस्तेमाल करते, ठीक है बात। ओके, तो आपने एक बात देखी थी कि सेम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन भी क्या होती है? स्कैटर होती है, ज़्यादा वाली भी और कम वाली भी। तो आपने इस बात को एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी वाली और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस भाई कैसे स्कैटर होती हैं, उसकी वजह क्या होती है। तो क्वांटम थ्योरी ये बोलती है कि क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं भाई, अरे बोलो भाई, हमारे पास बहुत आपको ना, अरे क्या होता है, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स नहीं होते क्या? क्या हमारे पास भाई क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स नहीं होते क्या? इजंट इट? तो भाई अगर मान लिया कोई पार्टिकल यहाँ है, तो क्वांटम थ्योरी क्या बोलते हैं, अगर कोई पार्टिकल कहाँ है, ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो कोई पार्टिकल आया और वो इस पार्टिकल से टकराया जो इस एनर्जी में है, और मान लिया भाई इनमें टकरा के भाई कोई एनर्जी एक्सचेंज ना हुआ, मतलब किस तरह की इंटरेक्शन है? इलास्टिक स्कैटरिंग। कैसे भाई? इलास्टिक स्कैटरिंग। तो भाई सिंपल से जो फोटोन आएगा वो अगर ये पार्टिकल नहीं रहा तो ये जिस एनर्जी का उसी का क्या होगा, ये स्कैटर हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लिया कोई पार्टिकल है एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में है, ठीक है बात, अब कोई और पार्टिकल आया, और कई बार इसको ऐसे भी करते हैं डिपिक्ट कि ये तो हमारे पास क्या है, एनर्जी लेवल्स, और यहाँ आप क्या मान लो, कोई वर्चुअल एनर्जी लेवल। यहाँ आप क्या मान ले भाई, कोई वर्चुअल, क्योंकि भाई पार्टिकल टकराएगा तो आपने एनर्जी इंटरेक्शन तो अपने शो करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या मान लिया, कोई वर्चुअल एनर्जी लेवल। तो हम क्या मान लेंगे कि पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया इस वर्चुअल एनर्जी लेवल में भाई, और फिर वापस यहाँ से कहाँ पर आ गया, यहीं पर आ गया। तो सिंपल सी बात है, जितना जहाँ था वही नहीं हो गया लास्ट में, यानी कि ये इंसिडेंट फोटोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो स्कैटर्ड, तो जिस एनर्जी का फोटोन आएगा, क्या उसी एनर्जी का फोटोन भाई स्कैटर नहीं होएगा क्या? क्या इनकमिंग फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी होगी, बराबर होएगी? तो इसको तो हम क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोल देंगे भाई, रेलिग स्कैटरिंग, ठीक है बात। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है, अगर कोई पार्टिकल यहाँ था, ठीक है बात, बोलो भाई, अगर ये क्या हमारे पास वर्चुअल लेवल, कोई पार्टिकल यहाँ था भाई, वो फोटोन टकराने के बाद भाई वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, लेकिन वापस कहाँ है, सिर्फ यहाँ आया, तो हम क्या बोलेंगे, तो ये एनर्जी भी क्या होता भाई, तो क्या इंसिडेंट फोटोन से ये एनर्जी भाई एक तरह से विड्रॉ नहीं कर लेगी क्या? क्या भाई इंसिडेंट फोटोन से ये एनर्जी विड्रॉ नहीं कर ली गई? अरे बोलो भाई, तो इसको तुम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अरे भाई इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्टोक्स लाइन। क्या बोलते हैं इनको भाई, ध्यान रखियो, अगर फ्रीक्वेंसी घट जाए, अगर एनर्जी घट जाए, क्यों भाई? भाई क्योंकि जो फोटोन आया था, अब पार्टिकल यहाँ था, यहाँ जाके और यहाँ पर आ गया, तो नेट तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया ना भाई। तो हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब देखो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यंत्र होता है, मान लिए गैप कितना, मान लिए गैप कितना है, 20 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब क्या भाई, तो देखो हम तो क्या मानते हैं कि ट्रांजिशन सिर्फ कब होती है, जब 20 सेंटीमीटर इनवर्स का क्या है, फोटोन। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से यहाँ गैप कितना है, चलो भाई मैं बोल दूँ भाई कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ गैप कितना है, 20 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है।
तो एक तो होती भाई, और मान लिया ये रोटेशनल लेवल है। क्या ये रोटेशनल? तो आप समझो भाई कि रोटेशनल एक्टिविटी और रोटेशनल रमन एक्टिविटी में अंतर क्या होगा। अगर मैं ये कहूँ ये क्या कोई रोटेशनल लेवल, और ये क्या भाई कोई और रोटेशनल लेवल, और ये मान लो यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिशन क्या है अलाउड। ये मेरे पास दो क्या है भाई रोटेशनल लेवल्स। ठीक है बात, तो सिंपल सी बात है। अब मैं ये कहूँ कि हमने भाई, तो अगर मान लिया मॉलिक्यूल यहाँ है, कहाँ मॉलिक्यूल भाई ऐसे है, और यहाँ से यहाँ कितना गैप मान लिया 20 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर आप इसके ऊपर 20 सेंटीमीटर इनवर्स का फोटोन मारो, अगर आप इसके ऊपर भाई 20 सेंटीमीटर इनवर्स का फोटोन मारो और ये यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रोटेशनली एक्टिव है। क्या ये? और क्योंकि आपको पता है भाई 20 सेंटीमीटर इनवर्स गैप किस रीजन में पड़ता है, माइक्रोवेव में, तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे इसको भाई माइक्रोवेव एक्टिव या सिंपली रोटेशनली एक्टिव। नहीं आपको भाई, क्योंकि जो एनर्जी गैप था आपने वही एनर्जी गैप मारा है। और एक बात नहीं बोलते भाई क्वांटम में, अरे एक बात बोलते हैं कि जो गैप है उसी गैप का फोटोन चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं होता। क्योंकि भैया आप एक काम करो, आप इसके ऊपर 30,000 का फोटोन मारो। क्या भाई 30,000 का फोटोन मारोगे, आपको हो गया भाई ये गैप कितना 20 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन आप फोटोन कौन सा लेके आए हो 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स। आप इसमें भाई आप इसमें डिफरेंस समझ लियो कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, रोटेशनल एक्टिविटी और रोटेशनल रमन एक्टिविटी में अंतर क्या होता है। माइक्रोवेव एक्टिव कोई मैं कहूँ ये रोटेशन माइक्रोवेव एक्टिव है, तो दो बात है। ये मान लो ये दो मेरे पास क्या है रोटेशनल लेवल्स, क्या है दो भाई, ये क्या है, ये क्या है इनिशियल रोटेशनल लेवल, ये क्या है फाइनल रोटेशनल लेवल। और ये मानो ये ट्रांजिशन क्या अलाउड, ये मानो भाई ट्रांजिशन क्या है, ये दोनों केस में अलाउड, हम ये मान लेते फिलहाल। ओके, तो आप ये बताओ भाई अगर ये दो रोटेशनल लेवल और गैप कितना है 20 सेंटीमीटर इनवर्स, तो मैं ये कहूँ कि मॉलिक्यूल क्या है माइक्रोवेव एक्टिव। क्या इसका मतलब क्या है, अगर मॉलिक्यूल कहाँ बैठा है यहाँ पर और मैं इसके ऊपर भाई 20 सेंटीमीटर इनवर्स का फोटोन मारूँ, तो वो उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या ये माइक्रोवेव एक्टिविटी या सिंपल रोटेशनल एक्टिविटी। और एक होती है रोटेशनल रमन एक्टिविटी, ध्यान रखियो रोटेशनल रमन बोलोगे ना आपने तो माइक्रोवेव को भी शब्द यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर माइक्रोवेव इस्तेमाल, हालांकि एनर्जी गैप विड्रॉ कौन सा होएगा माइक्रोवेव के बराबर ही, लेकिन आप माइक्रोवेव इस्तेमाल नहीं कर रहे। बात आपको पहले पड़ रही है। तो माइक्रोवेव अगर कोई बोले कि माइक्रोवेव एक्टिविटी, तो एग्जामिनर भाई किसकी बात कर रहा है, सिंपल रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। नहीं आपको है? अब बताओ, अब मैं इसके भाई मैं इस पे फोटोन मारूं 30,000 का, कौन सा भाई, मैं इस पे फोटोन मारूं 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स का, और ये मॉलिक्यूल जो यहाँ बैठा था इस 30,000 में से क्या निकाल ले 20,000, तो फोटोन आया कौन सा। तो भाई कमाल देखो, गैप कितना 20 और फोटोन कौन सा है। आप तो ये तो क्या भाई बिल्कुल क्या है मिसमैच भाई, ये तो एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी इनकमिंग का क्या भाई पूरी तरह से मिसमैच। तो भी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कैसे हो गया भाई, सिंपल बात है, ये फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होता भाई यहाँ पर कोई फोटोन, माइक्रोवेव का फोटोन आएगा तो वो एब्जॉर्ब ही हो जाए, खत्म हो जाएगा फोटोन भाई यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर कौन कौन है बताओ 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स का, तो ये फोटोन एब्जॉर्ब ना हो, फिर आप कहोगे फोटोन एब्जॉर्ब ना हो तो ट्रांजिशन कैसे होगी भाई, इस फोटोन में इसका करेगा ये मॉलिक्यूल, क्योंकि इस फोटोन में एनर्जी कितनी 30,000, तो ये 30,000 में करेगा 20 सेंटीमीटर में एनर्जी स्नैच कर लेगा भाई, नहीं आपको। और कहाँ से आप पहुँच जाएगा यहाँ से यहाँ, बोलो भाई, तो यहाँ पर कोई फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा, हाँ स्कैटर हो जाएगा। यहाँ पर फोटोन क्या हो जाएगा ये, क्यों फोटोन आया कौन सा 30,000 का फोटोन आया भाई, टकराया, इसमें से 20 सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी निकाल ली गई है। अब ये क्या गया होता है यहाँ पर स्कैटर होके, बोलो भाई हम क्या यहाँ तो सोनिया भाई यहाँ पर गया फोटोन, बात इसकी एनर्जी क्या बन गई, यानी यहाँ पर कोई फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होता, जो फोटोन हम इसके ऊपर मारते हैं ना भाई वही क्या होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, हाँ, लेकिन उनकी एनर्जी क्या बदल जाएगी। तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर ध्यान रखो भाई, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा में या सिंपल आईआर स्पेक्ट्रा में
फोटोन से एब्जॉर्ब होते हैं। बोलो भाई वाइब्रेशनल आईआर, तो देखो एक तुम क्या बोल सकता हूँ, एक तुम कहूँगा माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रा। माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रा मतलब क्या है कि माइक्रोवेव एब्जॉर्ब करके रोटेशनल चेंज आए। मैं कहूँ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, मैं बोलूँ माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रा, तो माइक्रो फोटोन एब्जॉर्ब होकर क्या होगा, रोटेशनल चेंज। मैं कहूँ रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, क्या इसका मतलब फोटोन एब्जॉर्ब ना हो भाई, फोटोन से क्या हो भाई, क्वांटल लॉज के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या हो जी, छीन लीजिए भाई, एनर्जी स्नैचिंग नहीं तो भाई ये होते हैं चेन स्नैचर। अरे बोलो भाई, या फिर क्या बोलते हैं ये मोबाइल स्नैचर, इजंट इट। वैसे ये क्या है, ये बताओ क्या है, एनर्जी स्नैचर। यहाँ पर ये अगर ये मॉलिक्यूल मैं कहूँ कि रोटेशनली रमन एक्टिव है, इसका मतलब क्या है, तो आपको मतलब मालूम पड़ेगा, ये कमाल की बात है, ये बच्चे से बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना। रमन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा होता ना भाई, नहीं सॉरी, रोटेशन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। तो मैं ये बोलूँ भाई कि ये माइक्रोवेव रोटेशनल एक्टिव है। मैं कहूँ भाई, मैं कहूँ माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रा मतलब माइक्रोवेव फोटोन एब्जॉर्ब होके और तब क्या हुआ है, रोटेशनल स्टेट डिस्टर्ब हुई है, इजंट इट, तो ना इजंट इट। घना डिस्टर्ब ना करे, वो कोई गाँव में बोलते ऐसे बोलते भाई, तो बताओ भाई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई अगर फोटोन हमारा 30,000 का, उसमें से बताओ क्या हो गया, अब 20 सेंटीमीटर स्नैच होगी और ये यहाँ से, तुम क्या बोले, क्या ये तुम बोलेंगे ये माइक्रो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं होगा, क्या हुआ ये रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो अगर 20 सेंटीमीटर में उसका फोटोन एब्जॉर्ब होके यहां से यहां पहुंच जाए, माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अगर 30,000 वाले में से भी 20 एनर्जी स्नैच करके और उसको भाई कौन सा बना दो भाई, अरे बोलो भाई, अरे भाई इसमें क्या कर रही है, 20 सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी भाई स्नैच करके इसको तो क्या बना दे भाई, 28,000 सॉरी 29,980 सेंटीमीटर इनवर्स का इसको भाई फोटोन बना दे भाई, इजंट इट। तो ये तो क्या हमारे पास, उसको अगर उसको स्टडी तो वो क्या हमारे पास बताओ, रमन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इजंट इट। अच्छा तो अगर मैं दोनों काम करता तो दोनों एक्टिव है। अब ये तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है, मैं कहूँ भाई कि 20 का तो एब्जॉर्ब करता है, ये 20 का एब्जॉर्ब करता है, लेकिन 30,000 वाले में से एब्जॉर्ब नहीं करता ये मॉलिक्यूल जो भी है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये माइक्रोवेव रोटेशनल एक्टिव है लेकिन रमन रोटेशनल एक्टिव नहीं है, इजंट इट। और मैं ये कहूँ कि 20 वाला तो एब्जॉर्ब नहीं करता, बोलो भाई मैं क्या कहूँ, अगर हम इस मॉलिक्यूल पे हम ये कहें कि ले 20 सेंटीमीटर इनवर्स का फोटोन और घूमने लग जाए तेज, और ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, तो ये क्या है, माइक्रोवेव रोटेशनली क्या है, इनएक्टिव। हाँ लेकिन भाई 30,000 का फोटोन मारे ना, उसमें से 20 एनर्जी खींच के और घूमना फास्ट कर देता है, तो ये क्या बताओ, रमन रोटेशनल एक्टिव। और भाई नहीं है क्या आपको, और भाई ना तो बताओ क्या करता हो ये, हम ये कहें कि ले 20 सेंटीमीटर उसका फोटोन, कोई भाई फर्क नहीं पड़ता इसको, आराम से मॉलिक्यूल बिठाट से बैठा बिल्कुल नहीं बता आपको। और भाई या जिस रफ्तार से घूम रहा है उसी रफ्तार पे घूमता रहे, बेटा क्या हो सोनिया बताओ भाई। तो क्या तो इनकी ना तो भाई इस पे क्या मारे बताओ भाई, 20 सेंटीमीटर इनवर्स का फोटोन मारने पर अगर ये कोई चेंजमेंट शो नहीं करता, और ना ही भाई जब इसमें कौन सा फोटोन मारे 30,000 वाला, तब भी कुछ नहीं करता भाई। सुनो भाई 30,000 फोटोन आया, ये सर में टकरा के निकल गया भाई, समझ के बात। तो फोटोन आया 30,000 का, स्कैटर कौन सा हुआ 30,000 का, मतलब भाई ना तो ये 20 सेंटीमीटर का फोटोन खा के रोटेशनली एक्साइट होता, और ना ही भाई 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स में से 20 सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी भाई स्नैच करता। तो हम क्या बोलेंगे, दिस मॉलिक्यूल इज नाइदर माइक्रोवेव एक्टिव, सॉरी दिस मॉलिक्यूल इज नाइदर माइक्रोवेव रोटेशनल एक्टिव, माइक्रोवेव रोटेशनल, क्या हम तो इसको सिंपली क्या बोल देते हैं, रोटेशनल। क्या बोलो भाई, माइक्रोवेव रोटेशनल। हम क्या बोलेंगे, दिस मॉलिक्यूल इज नीदर, जिसको हम नाइदर बोलते हैं, isn't it?
दिस मॉलिक्यूल इज नीदर माइक्रोवेव रोटेशनल एक्टिव नॉर रमन रोटेशनल एक्टिव। समझ गए बात? बोलो भाई, ठीक है ना? ये भाई एक्टिविटी के बारे में आगे बात करेंगे, पहले तो ये बात आपको पहले पड़ेगी ना, ठीक है। और भाई सिमिलरली मैं आपको बताऊं भाई, तो याद रखिए कि आपको थोड़ा आइडिया होगा कि रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा होता क्या है। यानी यहाँ पर स्कैटरिंग के थ्रू एनर्जी क्या होगी एब्जॉर्ब, जो फोटोन आपने मारा ना भाई, आपको वो फोटोन नीचे है, नहीं आपको सुना है क्या? तो इसे आप बताओ, इसे मैं आपको नहीं इसको भाई थोड़ा एक बारी, हालांकि यहाँ पर भाई सिलेक्ट, चलो मैं आपको भाई एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है किसका भाई, हम भाई एक डायटोमिक मॉलिक्यूल का रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के जरिए मैं आपको सारी पीक्स आपको बताता हूँ भाई, ठीक है ना? कि भाई क्वांटम थ्योरी इस बात को कैसे बोलती है, ये बोलती है भाई, ये बताओ मेरे पास क्या है, बोलो भाई ये क्या है, 0B। डायटोमिक मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, 0B होते हैं ना भाई, 2B फिर क्या होता है हमारे पास, 6B, तो फिर तो क्या होगा भाई 12B, इजंट इट? अब मैं ये को यहाँ पर सिलेक्शन रूल क्या मान लिया, डेल्टा J 0 डेल्टा J प्लस माइनस 2 होते हैं भाई, डेल्टा J 0 डेल्टा J प्लस माइनस 2, इजंट इट? बोलो भाई। अच्छा बताओ, पहले बताओ भाई प्योर रोटेशन माइक्रोवेव रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के, सॉरी माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रम के सिलेक्शन रूल्स क्या थे? नहीं खैर छोड़ो, पहले रहने दो भाई, डेल्टा J प्लस माइनस 1 ना, तो ये एनर्जी गैप मारने पर क्या करती है, रोटेशनल डिस्टर्बेंस। यहाँ पर सिलेक्शन रूल्स क्या है डिफरेंट, 0 प्लस माइनस 2। चलो भाई मैं एक काम करते हैं भाई, कुछ समय के लिए ये मान लेते हैं भाई, कुछ समय के लिए हम ये मान लेते हैं कि इसके भी सिलेक्शन रूल क्या है, मान लिया भाई, आप मान लो, होते नहीं डेल्टा J प्लस माइनस 1 ही मान लिया, ताकि मेरे एक कोरिलेशन आ जाए कि रोटेशनल एक्टिविटी और रोटेशनल रमन एक्टिविटी में अंतर क्या होता है। आप जब बोल दो ना रोटेशनल एक्टिविटी, तो ध्यान रखियो हम बात क्या कर रहे हैं, माइक्रोवेव रोटेशनल एक्टिविटी। अब मान बी की वैल्यू क्या है 1, तो ये गैप कितना बताओ भाई, 2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर आपने 2 सेंटीमीटर में उसका फोटोन मारा, अगर ये मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रोटेशनल एक्टिव, फॉर एग्जांपल CO भाई, मॉलिक्यूल क्या हमारे पास AB मॉलिक्यूल है जिसमें क्या परमानेंट डाइपोल मोमेंट, तो ये बताओ क्या शो करेगा, माइक्रोवेव रोटेशनल एक्टिविटी। तो इसके ऊपर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर इनवर्स का 6 का, सॉरी 2 का 4 का 6 का फोटोन मारने पर एब्जॉर्ब होंगे। अब मैं ये कह दूं कि ये मॉलिक्यूल रोटेशनली रमन एक्टिव भी है, ये रमन रोटेशन एक्टिव भी है, इसका मतलब क्या बताओ भाई, अगर मैं इसके ऊपर क्या मारूं भाई 30,000 फोटोन, क्या भाई 30,000 फोटोन, तो कोई मॉलिक्यूल यहाँ है और वो यहाँ पहुँच गया, तो वो कौन सी एनर्जी निकालेगा, नहीं पहले बताओ, कोई मॉलिक्यूल भाई मान लिया यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल बैठे हुए, ठीक है, फोटोन आए 40,000 के, सॉरी 30,000 फोटोन आए, टकराए तो बहुत सारे फोटोन क्या आएंगे, जिस एनर्जी के साथ आएंगे उसी एनर्जी के साथ क्या हो जाएंगे भाई, स्कैटर हो जाएंगे। तो उससे हमें क्या मिल जाएगी बताओ, रेलिग स्कैटरिंग, इजंट? ये बताओ क्या भाई, न्यू बार रेलिग, नहीं आ गया आपको भाई? बताओ। अब मैं ये कह दूं अगर कोई मॉलिक्यूल यहां से यहां पहुंच गया तो वो बताओ क्या करेगा, अगर कोई मॉलिक्यूल फोटोन टकराने पर 30,000 का, और यहाँ पर कोई कंडीशन ना होती कि 30,000 ही क्यों, आप चाहो 40,000, आप चाहो 50,000, आप चाहो 20,000, सफिशिएंट हाई एनर्जी आप यूज कर सकते हो, बस। नहीं है क्या आपको? फिर बोलो भाई। और ये एक बात और, ये जो रमन शिफ्ट होगी क्या रहेगी, ये रमन शिफ्ट क्या रहेगी, इंस्ट्रूमेंट इंडिपेंडेंट, क्या? खैर आपको भी बताएंगे भाई, देखो भाई इससे मैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भाई प्रूव करने की ट्राई करूँगा, ठीक है बात। आप ये बताओ, चलो काम करते हैं भाई, यहाँ पर आप यहाँ पर एक बार नहीं है सिलेक्शन रूल यही कंसीडर कर ले, बताओ कौन से, डेल्टा J प्लस माइनस 2 ही कंसीडर कर ले, क्या हुआ, डेल्टा J प्लस माइनस 2। तो अगर मैं ये कहूँ अगर कोई मॉलिक्यूल जहाँ था वहीं रह गया फोटोन टकराने के बाद, तो क्या मेरे पास क्या आएगी, रेलिग स्कैटरिंग आएगी ना भाई, क्या नहीं आएगी? अब मैं ये कहूँ कि मॉलिक्यूल भाई डेल्टा J प्लस 2 चले गए, मतलब J0 वाला कहाँ चला गया, J2, J1 वाला कहाँ चला गया, J3, तो यहाँ से यहाँ वाला कितना जाएगा फोटोन, 6B एनर्जी निकाल लेगा ना भाई, क्या 6B एनर्जी नहीं इसमें से विड्रॉ कर लिया क्या? तो फोटोन आया कौन सा, 30,000 का,
उसमें से 6B एनर्जी निकाल ली गई, तो फोटोन कौन सा बन गया? 30,000 माइनस 6B वाला। तो स्कैटर्ड फोटोन कौन सा होता है मेरे पास? ये होगा ना भाई स्कैटर्ड फोटोन, 30,000 माइनस 6B। नहीं है क्या आपको? अब अगर B की वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर इनवर्स, तुम क्या बोले तो भाई? तुम क्या बोले बताओ भाई? 30,000 माइनस 6 नहीं है क्या आपको? 29,994, इजंट इट? और भाई अगर कोई यहां था और वो यहां पहुंच गया, तो वो तो क्या भाई 10B, वो कितना 10B? ये बताओ फिर क्या आएगा? माइनस 10B। ध्यान रखिए ये 6B नहीं है, ये न्यू एक्साइटेशन माइनस 6B है। ये क्या है? न्यू एक्साइटेशन माइनस 10B, माइनस 14B, माइनस 18B, माइनस 22B, माइनस 24B, सॉरी 26B, इजंट इट? अरे बोलो भाई। सिमिलरली तुम क्या बोले? अगर मान लिया मॉलिक्यूल क्या हो गया? रोटेशनली प्रमोट हो गया, तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी क्या होगी? घट जाएगी। और वो कहाँ नजर आएंगे हमको? लेफ्ट में। इन्हें बताओ हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? इन्हें हम क्या बोलेंगे? स्टोक्स लाइन। क्या भाई? स्टोक्स लाइन। लेकिन इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है। कैसे भाई? अगर कोई मॉलिक्यूल कहाँ बैठा है? 6B वाले में, फोटोन आया, टकराया, और मॉलिक्यूल कहाँ जाके जम गया? बोलो भाई J0 में। तो भाई उसकी 6B एनर्जी कहाँ गई? उसने वो 6B एनर्जी किसको चिपका दी? फोटोन भाई। तो स्कैटर्ड फोटोन कौन सा बन जाएगा? न्यू एक्साइटेशन प्लस 6B। सिमिलर बात यहाँ पर नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई 14B और 18B आ गया आपको ये? तो इन्हें हम क्या बोले? तो अगर मान लो, तो सिंपल सी बात है, क्वांटम थ्योरी से क्या बोलती है? अगर फोटोन टकराने के बाद मॉलिक्यूल अपना एनर्जी लेवल ना बदले, तो स्कैटर्ड फोटोन कौन जाएगा? तो स्कैटर्ड फोटोन में कौन सा जाएगा? है ना? दादरी से साइड समझते हो इसका मतलब क्या है? इजंट इट? बताओ भाई। तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी बताओ क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ऊपर से अरे सॉरी, वही सेम रहेगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे? रेलिंग स्कैटरिंग। और अगर मॉलिक्यूल क्या हो जाए? प्रमोट। बोलो भाई, अगर मॉलिक्यूल एनर्जेटिकली क्या हो जाए? प्रमोट, तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी भाई घट जाएगी। और अगर मॉलिक्यूल क्या हो जाए? डिमोट, तब बताओ क्या हो जाएगी? भाई अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी गई कहाँ? उसने वो स्कैटर्ड फोटोन को चिपका दी भाई। तो स्कैटर्ड फोटोन क्या होंगे? हाई एनर्जी की नहीं, क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं स्टॉक, इनको बोलते हैं एंटी स्टॉक। ठीक है? अरे भाई नहीं आपको समझ आया? तो एंटी स्टॉक में क्या है? ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, स्टॉक्स में क्या है? कम, और रेलिंग क्या होती है? सेम। आगे आपको सुनिए, तो ये इसकी क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। अच्छा एक बात और भाई, एक मैं आपको बताऊं भाई, जब भी आप रमन स्पेक्ट्रा रिपोर्ट करते हो, तो आप एग्जैक्ट पीक वैल्यू रिपोर्ट नहीं करते, आप शिफ्ट रिपोर्ट करते हो। आप कहोगे वाई वाई वाई, बोलो भाई, आप कहोगे ऐसा क्यों भाई? हम रमन शिफ्ट हम बताओ भाई क्यों प्लॉट करते, बताओ भाई रमन शिफ्ट? भाई क्योंकि आपको पता नहीं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एनर्जी कितनी घटेगी या कितनी बढ़ेगी। अब अगर मान लिया भाई गैप कितना है, मान लिया अगर मान लिया बी की वैल्यू क्या है? 1, तो हम क्या बोलेंगे? तो J0 से J1 J0 से J2 जाने पर क्या होगा? 6 सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी क्या होगी? घटेगी ना। और अगर कोई तो कहाँ से कहाँ पर आ गया? J2 से J0, अगर कोई मॉलिक्यूल J2 में है, फोटोन टकराया, कहाँ गया वो? और ये मानो इसको भाई हम 3 इंस्ट्रूमेंट पर स्टडी करते हैं। आप कहोगे हम क्यों शिफ्ट रिपोर्ट करते हैं? भाई इसलिए आप ही मानो ये क्या कोई J2 और ये बताओ क्या कोई J0, और ये गैप कितना बताओ भाई? बोलो भाई 6 सेंटीमीटर इनवर्स। अरे 6B, ये भी आप क्या मान लो 1 सेंटीमीटर इनवर्स, तो गैप कितना है? 6 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये मानो भाई यही ट्रांजिशन एक तो कहाँ होती हो? 30,000 वाले में, कहाँ पर भाई? और एक भाई यही ट्रांजिशन क्या होती हो? 40,000 वाले में। एक वो तो कहाँ होती हो? 35,000 वाले में। बोलो भाई कौन से में? बोलो भाई 30,000, 30 के
35 के, 40 के, बोलो भाई। तो एक तो क्या हुई है 30,000 वाले में, एक भाई 35,000 वाले में, भाई 40,000 वाले। तो आप ये बताओ भाई कि ट्रांजिशन तो ही रहेगी। तो 30,000 वाले इंस्ट्रूमेंट में भाई फोटोन जब J2 से J0 में आएगा तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी 35,006। इसमें क्या होगी 40,006, इसमें क्या होगी बताओ 35,006। तो सेम एक्सपेरिमेंट है, सेम कंपाउंड है, लेकिन भाई उसकी वैल्यू क्या हो रही है अलग अलग रिपोर्ट। सेम कंपाउंड और सेम पीक है, लेकिन भाई एक एनालिस्ट क्या रिपोर्ट कर रहा है कि पीक कहाँ ही है 35,006 पे, दूसरा क्या बोल रहा है 30,006 पे, तीसरा क्या बोल रहा है 40,006 पे। तो भाई साइंटिफिक कम्युनिटी को इस बात से सख्त कोफत होती है कि उनके रिजल्ट्स आपस में मैच ना करें। तो क्या बोलेंगे भाई, एक काम करो भाई कि जो इसलिए क्या होगा, क्योंकि रमन पीक्स की वैल्यू, रमन पीक्स की पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर भाई, इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू के ऊपर कि इंस्ट्रूमेंट कौन सी किस वेव नंबर की रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है। तो बेस्ट क्या बेटर क्या है। तो अगर हम भाई शिफ्ट रिपोर्ट करें तब बताओ हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी। अब बताओ पहला स्टूडेंट क्या रिपोर्ट करेगा, अगर भाई वो 35,006 में से क्या माइनस कर दे 35,006, ये भी 6, बोलो भाई ये भी क्या 6 सेंटीमीटर में से भाई क्या तीनों की वैल्यू क्या है भाई, क्या भाई तीनों की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आएगी कि आएंगी। तो बेटर क्या भाई रमन शिफ्ट रिपोर्ट करना कि सिंपल पीक पोजीशन, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि एक कंपाउंड के लिए एक पीक को सभी सेम वैल्यू पे रिपोर्ट करें, इजंट इट। तो ध्यान रखिए भाई ये क्या है क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। आ गया ना आपको भैया, बता रखा है भाई कि एनर्जी घट जाए बढ़ जाए तो क्या हुआ। आपको ये बताओ क्या हमारे पास वर्चुअल एनर्जी लेवल्स भाई, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ पर यहीं पर आ गया तो क्या है, और ये बताओ क्या है यहाँ से ला गया और यहाँ पर आया तो बताओ क्या है ये स्टॉक, और वही यहाँ से शुरू किया और यहाँ पहुँच गया और नीचे बताओ कहाँ पर आया एंटी स्टॉक। नहीं आ गया आपको। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बताओ भाई क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। अब आपने बताओ क्या पढ़नी, बताओ भाई क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट क्या होती है। क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट क्या पार सफलता के बाद पेश है। अरे भाई वैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट क्या होती है भाई, ओके। इसमें क्या होता है भाई, देखो आपको पता भाई यहाँ पर आप लाइट को क्या मान रहे हो, क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट आपने क्या माना था कि लाइट क्या है पार्टिकल, उसने पार्टिकल से टकराया, वो पार्टिकल से टकराई और सिंपली क्या हुआ एनर्जी एक्सचेंज, इलास्टिक और इनइलास्टिक। अगर इलास्टिक से अगर क्या भाई इलास्टिक स्कैटरिंग है तो एनर्जी क्या सेम रहेगी, अगर क्या है इनइलास्टिक स्कैटरिंग तब तो क्या भाई एनर्जी घट गया बढ़ गई, स्टॉक्स या एंटी स्टॉक्स, इजंट इट। लेकिन भाई क्लासिकल थ्योरी क्या बोलते हैं, इसको समझने के लिए भाई आपने पहले एक बार समझना पड़ेगा। और ध्यान रखियो भाई क्लासिकल थ्योरी से आपको नहीं है जो एक्टिविटी होती है कि कोई मॉलिक्यूल या कोई वाइब्रेशन रमन एक्टिव होगी कि नहीं होगी, इस बात का पता आपको इससे मालूम पड़ेगा। इसको आप कैसे मानो, इसको आप कैसे मानो भाई, पहले आप समझो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट समझो आपने भाई। यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी पोलराइजेबिलिटी, क्या पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अच्छा आप पहले आप मुझे ये बताओ भाई, क्योंकि यहाँ से आपको ही मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट कैसे करती है विद, अरे भाई पार्टिकल जो मॉलिक्यूल है उससे वो कैसे इंटरेक्ट करेगी। इसके लिए आप एक काम करो, आप मुझे बताओ, मान लिया मैं ये कहूँ कि भाई हमारे पास ये दो इलेक्ट्रिक प्लेट है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, अगर यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, क्या भाई देखो अगर आपने भाई रोटेशनल स्पेक्ट्रम में अपनी बात देखी थी, और अरे भाई तो सिंपल हमारे पास क्या था रोटेशनल स्पेक्ट्रम, या सिंपल क्या था जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, आपने बात देखी थी कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम में क्या था परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और आईआर में क्या था चेंज इन डाइपोल मोमेंट। हमको पता लाइट के पास क्या होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एंड्स, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमको पता भाई लाइट के पास क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल। तो मॉलिक्यूल को भी क्या शो करने पड़ेंगे डाइपोल, भाई मॉलिक्यूल को भी इलेक्ट्रिक डाइपोल शो करना है क्या भाई
जरूर नेगेटिव पॉजिटिव बनाने क्या है, ज़रूरी है, इजंट इट। तो आपको ये देखो भाई, आपको फिर रमन, तो रमन स्पेक्ट्रम को आपने क्या मानना है कि भाई यहाँ पर डाइपोल कैसे बिहेव करेगा, डाइपोल यहाँ पर कैसे इंटरेक्ट करेगा विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसके लिए आप एक बात समझो भाई, क्योंकि मैं आपको बताऊँ H2 का मॉलिक्यूल, इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता ना, H2 के मॉलिक्यूल के पास कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, तो ये माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होता ना, लेकिन ये रोटेशनल एक्टिव होता है। ये क्या है, माइक्रोवेव रोटेशनल क्या है, ये माइक्रोवेव रोटेशनल क्या है, इनएक्टिव, लेकिन रमन रोटेशनल क्या है, ये एक्टिव। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया इसके अंदर, इसके अंदर भाई ऐसा क्या हो गया, यानी भाई आपको हो गए इसमें डाइपोल नहीं बने, तो फिर चाहे माइक्रोवेव हो चाहे क्या हो रमन, ये इंटरेक्ट कैसे करेगा। तो मैं कहूँ भाई यहाँ पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भाई डाइपोल मोमेंट, और ना यहाँ पर क्या होता, चेंज इन डाइपोल मोमेंट ड्यूरिंग वाइब्रेशन, बोलो भाई। लेकिन आपको पता ना, तो ये क्या है रोटेशनल एक्टिव, ना ये क्या है वाइब्रेशनली एक्टिव, ये मॉलिक्यूल भाई, लेकिन रमन में एब्जॉर्ब करेगा, रमन में इसकी रोटेशन भी एब्जॉर्ब करेगी और रमन में इसकी भाई वाइब्रेशन भी एब्जॉर्ब करेगी। आपको कैसे कैसे, तो इसके लिए समझो भाई, क्योंकि आप किसी मॉलिक्यूल को जिसके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, उसे आप कहाँ रख दो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। भाई एक डाइपोल है, एक मॉलिक्यूल है, उसके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, उसको आप कहाँ रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उसके क्लाउड को भाई डिस्टॉर्ट नहीं कर दिया क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसके क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है तो क्या उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आ जाएंगी। आपको कैसे कैसे भाई, ऐसे मान लिया हमारे पास ये आर्गन का एटम है, क्या भाई, भैया क्या है आर्गन का एटम है ये, ठीक है बात, ये न्यूक्लियस, ये कैसे क्लाउड, तो क्लाउड का सेंटर, अभी मानो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अभी डीएक्टिवेटेड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक्टिवेट नहीं कर रखा, ठीक है बात। तो बताओ भाई ये क्लाउड कहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव कहाँ होगा, सेंटर में, और भाई इस नेगेटिव क्लाउड का सेंटर कहाँ होगा, सेंटर में। तो दोनों का सेपरेशन क्या है, नेगेटिव सेंटर और पॉजिटिव सेंटर का सेपरेशन कितना है, C4 0। भाई नेगेटिव क्लाउड और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर का सेपरेशन कितना है, 0 ना, दोनों कहाँ है, एक जगह में ना भाई। और डाइपोल क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, म्यू क्या होता है, बोलो क्यू इंटू डी। तो भाई यहाँ पर हमको पता डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू डी। तो भाई क्यू तो है यहाँ पर, लेकिन डाइपोल क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस क्या है भाई सेपरेशन की 0, इजंट इट। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा बताओ, अब ये क्या नेगेटिव, ये क्या पॉजिटिव प्लेट, तो क्या न्यूक्लियस खिंच जाएगा इस साइड और क्लाउड इस साइड भाई, इजंट इट। अब बताओ भाई, अब इसका पॉजिटिव सेंटर तो क्या होगा इस साइड और नेगेटिव सेंटर क्या होगा इस साइड, तो अब क्या है यहाँ पर भाई एक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है क्या, बोलो भाई बताओ, अरे बोलो भाई, इसका एक चश्मा फूटा हुआ है, समझ के बात, अरे बोलो भाई, तो बताओ नहीं आपको, अरे भैया बताओ, तो इस भाई यहाँ पर क्या है कि डाइपोल मोमेंट भाई यहाँ पर इंड्यूस नहीं हुआ क्या, क्योंकि सेंटर ऑफ नेगेटिव और सेंटर ऑफ पॉजिटिव तो क्या हो गए भाई सेपरेट हो गए, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। थोड़ा पढ़े हो भाई, यानी कि H2 के पास क्या नहीं है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, ड्यूरिंग वाइब्रेशन भी चेंज इन डाइपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो इसके पास भी क्या जाएगा, जैसे किसी स्फेरिकल क्लाउड के पास क्या जाता है, जैसे आर्गन के एटम के पास भी क्या जाएगा, डाइपोल आ जाएगा भाई। तो अगर मैं H2 के मॉलिक्यूल को कहाँ रख दूं भाई, तो इसमें भी क्या जाएगा डाइपोल, क्यों भाई, क्योंकि इसका भी तो क्या क्लाउड, और वो भी बताओ क्या हो जाएगा डिस्टॉर्ट। और मैं आपको बताऊँ, अच्छा बताओ, जितना ज्यादा आप क्या लगाओगे फील्ड, उतना ज्यादा ये क्लाउड ज्यादा बांगा हो जाएगा, इजंट इट भाई। ये क्लाउड क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई डिस्टॉर्ट होने, क्या बोलते हैं बांगा हो जाना, बताओ ना आपको भाई। अरे भाई जितना ज्यादा हम क्या लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप मुझे बताओ, तो भाई आप इस बात से एग्री करते हो क्या कि इंड्यूस डाइपोल मोमेंट
तो भाई क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड, isn't it? Magnitude of this induced dipole moment is proportional to the strength of applied field. ज़्यादा फील्ड ज़्यादा डाइपोल, कम फील्ड भाई कम डाइपोल। अब आप मुझे बताओ भाई कि तो ज़्यादा फील्ड ज़्यादा डाइपोल, कम फील्ड भाई कम डाइपोल। चलो मान लिया भाई, ठीक है, ओके। लेकिन आप मुझे बताओ, तो आप लेकिन आप बताओ भाई, अगर मैं हीलियम और जीनॉन, अगर मैं हीलियम और जीनॉन दोनों पे एक साथ क्या लगाऊं फील्ड, तो क्या दोनों का क्लाउड एक साथ डिस्टॉर्ट होएगा? क्या दोनों में एक साथ डाइपोल बनेगा क्या? क्यों भाई? भाई यहाँ तो आप कह रहे हो कि डाइपोल इज डिपेंडेंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड। अगर मैं हीलियम और जीनॉन पे एक साथ फील्ड लगाऊं तो क्या दोनों में एक साथ डाइपोल बनेगा? नहीं, हमको पता जीनोन में क्या बनेगा, ज्यादा डाइपोल। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है जीनोन का क्लाउड क्या भाई, बड़ा क्लाउड, तो जीनोन को उसको हैंडल करने में दिक्कत आएगी भाई, isn't it? यानी कि उतना ही डाइपोल क्या करेगा, सॉरी उतना ही फील्ड क्या करेगा, उतना ही फील्ड जीनोन के क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट और हीलियम का भाई कम डिस्टॉर्ट, isn't it? तो उतने ही फील्ड से ज्यादा डाइपोल कहाँ बनता है, बोलो भाई? जीनोन में। तुम क्या बोलेंगे भाई कि जीनोन की ऐसे पोलराइज होके डाइपोल बनाने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा। तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, जीनोन की पोलराइजेबिलिटी क्या है, ज्यादा। क्योंकि ध्यान रखियो, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, चार्ज सेपरेशन, और जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट। तो मैं ये कहूँ, तो अगर मैं इसको हटाऊंगा भाई, तो म्यू इज इक्वल टू अल्फा ई। अल्फा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ से हमको इस अल्फा की सिग्निफिकेंस मालूम पड़ेगी कि भाई अगर एक साथ फील्ड लगाने पर भी डाइपोल मोमेंट क्या हो, ज्यादा भाई। अगर एक साथ फील्ड लगाने पर भी अगर म्यू क्या हो रहा है, अलग अलग क्या हो रहा है, इंड्यूस, तो होना हो कौन डिफरेंट उनके लिए, अल्फा। अल्फा मतलब भाई पोलराइजेबिलिटी, यानी अगर थोड़ा फील्ड ज्यादा डाइपोल बना रहा है, इसका मतलब अल्फा क्या उसके लिए ज्यादा। मतलब वो मॉलिक्यूल क्या भाई, वो पोलराइज होना चाहता भाई, isn't it? वो इजीली क्या है, डिस्टॉर्टेबल, isn't it? तो आप ये बताओ भाई, तो म्यू इज इक्वल टू अल्फा ई, नहीं है क्या आपको? तो अल्फा यहाँ पर क्या बोलो भाई, अल्फा बताओ यहाँ पर क्या भाई, पोलराइजेबिलिटी। अगर मैं ये कहूँ भाई कि हीलियम के ऊपर ज्यादा फील्ड लगाने पर भी बहुत थोड़ा डाइपोल, तो क्या बताओ भाई, हीलियम की पोलराइजेबिलिटी क्या भाई, कम है, isn't it? यानी आप भाई जो ईज ऑफ पोलराइजेशन है उसको आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ अल्फा, ठीक है। अब आपको हो गया भाई, चलो ठीक है भाई, हमको पता लग गया भाई कि डाइपोल इंड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। आपको हो गया भाई कि डाइपोल इंड्यूस किया जा सकता है, फिर आपको हो गए। और मैं आपको तो भाई रेलिंग स्कैटरिंग सब प्रोड्यूस करते हैं क्या भाई, सारे मॉलिक्यूल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेलिंग स्कैटरिंग। तो आपके दिमाग में आएगा फिर ये फील्ड हम कहाँ से लगाते हैं भाई? याद रखो, लाइट के पास खुद फील्ड होता है। लाइट का नाम क्या होता है, क्लासिकल थ्योरी में लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भाई, isn't it? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो आप मुझे बताओ, अब आप एक बार इमेजिन करो भाई, हम देखते हैं भाई H2 का मॉलिक्यूल बिना रोटेशन किए, बिना वाइब्रेशन किए रेलिंग स्कैटरिंग कैसे कर सकता है? अब मैं ये कहूँ भाई, ये बताओ मेरे पास क्या भाई, इलेक्ट्रिक प्लेट, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट। ये मान लो ये फील्ड किसका है, इंसिडेंट रेडिएशन का। आप क्या मान लो भाई, ये फील्ड किसका है, ये फील्ड किसका है, बोलो भाई, ठीक है। ये फील्ड किसका, तो इंसिडेंट वो नहीं, ये ताड़ा तोड़ा क्या था वो, यो ताड़ा तोड़ाएंगे, नहीं पता आपको, जेल ले ले भाजाएंगे, नहीं पता आपको? अरे गेम होया करता, कोई बात नहीं। तो भाई ये फील्ड किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वेरी गुड। तो आप मुझे भाई बताओ नहीं भाई, तो आप बताओ भाई, अब अगर हम यहाँ पर H2 का मॉलिक्यूल रख दें और आप उसको भाई घुमाओ मत भाई, ठीक है, H और H,
ना घुमाओ और ना क्या उसका क्या करो भाई, वाइब्रेशन। तो ये बताओ क्या इसका है, क्लाउड। तो क्लाउड का सेंटर कहाँ है, नेगेटिव का सेंटर कहाँ यही है भाई, और पॉजिटिव का सेंटर भी कहाँ है भाई, दो न्यूक्लियस है यहाँ पर और पूरा क्लाउड है, तो क्लाउड का सेंटर भी यहाँ है और दोनों का सेंटर कहाँ है, यहाँ है ना भाई, नहीं समझे बात। लेकिन अब जब आप इसके ऊपर क्या डालते हो, जब आप इसके ऊपर क्या डालते हो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते क्या। तो ये मान लें ये क्या है इसका, ये क्या भाई, ये क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन का इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इजंट इट, बोलो भाई। और आपको पता भाई कि लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं होता, कांस्टेंट, क्या होता बताओ भाई, वेरी करता होगा। तो शुरुआत में यहां पर फील्ड क्या होगा, कम भाई, शुरुआत में यहां पर फील्ड क्या होगा, कम होएगा ना। फिर क्या बताओ, फील्ड बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता जीरो। और आपको पता भाई फॉर्मूला क्या होता फील्ड का, याद करो, फील्ड आपको पता भाई, लाइट का फील्ड अल्टरनेटिंग करंट के फील्ड की तरह बिहेव करता है, क्या होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, याद करो भाई, था ना ये, अरे ये में फॉर करंट के रिलेशन भाई, याद करो, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। तो जो फील्ड जीरो होगा, बोलो भाई, तो ये क्लाउड क्या हो, नॉर्मल, तो इसमें कोई डाइपोल नहीं होगा ना। लेकिन जैसे जैसे तो क्या होगा, बोलो भाई, फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान लो ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या बताओ भाई, पॉजिटिव। तो बताओ भाई क्लाउड कहाँ खींचेगा, बताओ भाई, तो क्लाउड कहाँ खींचेगा, क्लाउड भाई ऐसे खींचेगा क्या, अरे बोलो भाई। तो क्लाउड बताओ बताओ क्या होगा, ये क्लाउड भाई इस साइड क्या होगा, विड्रॉ, नहीं आपको है। और सेंटर ऑफ पॉजिटिव कहाँ खींचेंगे, इस साइड। तो क्या यहाँ पर एक, तो क्या सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव सेपरेट नहीं जाएंगे भाई, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हल्का डाइपोल बन जाएगा ना। फिर आप एक काम करो, आप फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, तो फील्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा भाई। आप बताओ फील्ड क्या बढ़ता जाएगा भाई। तो क्या जो यहाँ पर डाइपोल बनेगा वो फिक्स होगा क्या भाई, उस डाइपोल का मैग्नीट्यूड भी तो क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। क्यों, अगर फील्ड बढ़, अगर भाई अगर इस रीजन में फील्ड बढ़ रहा है, तो क्या इस रीजन में डाइपोल का मैग्नीट्यूड भी नहीं बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा ना। और वो बताओ भाई, वो डाइपोल किस दिशा में बनेगा, इस दिशा में। क्यों भाई, सेंटर ऑफ पॉजिटिव कहाँ जा रहे हैं, इस साइड, और नेगेटिव क्लाउड क्या आएगा, इस साइड भाई। तो मतलब पहले क्या होगा, पहले यहाँ पर क्या है, जब कोई फील्ड नहीं है तो क्लाउड क्या है, नॉर्मल, डाइपोल कुछ नहीं है। फिर क्लाउड क्या होगा, इस साइड खींचेगा, तो डाइपोल क्या होगा, साइड बढ़े। और आपको पता है भाई, क्योंकि इंड्यूस डाइपोल क्या होता है, अप्लाइड फील्ड के, इंड्यूस डाइपोल क्या होता है, अप्लाइड फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फील्ड बढ़ा, डाइपोल बढ़ा, फील्ड घटा, डाइपोल घटा। तो क्या बताओ भाई, तो पहले फील्ड बढ़ेगा और फिर फील्ड घटेगा। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में बताओ क्या होगा, डाइपोल पहले क्या होगा, बढ़ेगा फिर घटेगा। अरे भाई यहाँ पर एक आप एरो मानो, यहाँ पर एक पॉइंट मानो, उसमें इस पॉइंट में से क्या हुआ, एक एरो निकलेगा इस साइड, बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, और भाई घटता घटता जीरो। इस क्या कब, यहाँ पर। उसके बाद ये प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगी, पोलैरिटी रिवर्सल। और फिर फील्ड क्या होता है, बढ़ता है और घटता है। तो बताओ क्या होगा, डाइपोल फिर से क्या, इंड्यूस, सॉरी इंड्यूस करो, इंड्यूस, बोलो भाई, बताओ भाई। तो डाइपोल फिर से क्या होगा, इंड्यूस, इजंट इट। लेकिन भाई इस दिशा में बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता रहता जीरो। तो बताओ क्या भाई, फील्ड ऐसे, फील्ड यहाँ पर क्या, इस रीजन में फील्ड बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता जीरो, बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता जीरो, बट विद द पॉजिटिव पोलैरिटी। और ये बात लगातार भाई रिपीट नहीं होती रहेगी क्या। तो क्या क्या होगा मॉलिक्यूल में, नो डाइपोल, डाइपोल निकला खत्म। तो डाइपोल यहाँ पर लगातार भाई क्या बन जाएगा, ऑसिलेटिंग डाइपोल। तो आप मुझे बताओ, जिस फ्रीक्वेंसी से, तो जो फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इंसिडेंट रेडिएशन की, क्या उसी फ्रीक्वेंसी से फील्ड क्या होगा यहाँ पर इस रीजन में, ऑसिलेट करेगा। और जिस फ्रीक्वेंसी से फील्ड क्या करेगा, ऑसिलेट, उसी फ्रीक्वेंसी से बताओ क्या होगा, यहाँ इसमें क्या बनेगा, ऑसिलेटिंग डाइपोल। और जिस फ्रीक्वेंसी से डाइपोल ऑसिलेट करता है, वो रेडिएशन भी किस फ्रीक्वेंसी की एमिट करता है, सेम फ्रीक्वेंसी की। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी एमिट हुई, जो एब्जॉर्ब हुई थी,
भाई जिस फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आप डालोगे उसी फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर क्या करेगा, फील्ड ऑसिलेट करेगा। जिस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर फील्ड ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी से डाइपोल ऑसिलेट करेगा, और जिस फ्रीक्वेंसी से डाइपोल ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की वो रेडिएशन एमिट करेगा। याद रखो भाई, ऑसिलेटिंग डाइपोल क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और किस फ्रीक्वेंसी की, जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करता है। और ये किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो बात आपको पहले पड़ी भाई कि कैसे आती है रेल स्कैटरिंग, नहीं है क्या आपको? तो देखो भाई, बात आपको पहले पड़ी कि यहाँ पर कुछ भी ना है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डाइपोलमेंट नहीं था ना भाई, यहाँ पर कोई परमानेंट डाइपोलमेंट नहीं है ना, यहाँ पर क्या है, चेंज इन डाइपोलमेंट ड्यूरिंग वाइब्रेशन। अरे बोलो भाई, लेकिन आपने बात देखी भाई कि ये फील्ड इंड्यूस क्या करेगा, अगर इंड्यूस्ड फील्ड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, सॉरी अप्लाइड फील्ड क्या कर रहा है भाई, अप्लाइड फील्ड। आपको पता लाइट का अप्लाइड फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं होता, लाइट का अप्लाइड फील्ड क्या होता है, लगातार वेरी करता रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है, बट विद अपोजिट पोलैरिटी। तो यहाँ पर डाइपोल क्या होगा, जो इंड्यूस होएगा, अगर फील्ड लगातार क्या कर रहा है, अगर लाइट का फील्ड लगातार क्या कर रहा है, ऑसिलेट, अगर फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, डाइपोल क्या करेगा, ऑसिलेट। और ऑसिलेटिंग डाइपोल क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कमाल की बात। अब समझे आप भाई रेलिंग स्कैटरिंग कैसे आती है? हाँ बोलो। उसकी फिलहाल वो सारा भी आपके स्कोप में है नहीं, समझे बात, वहाँ भी थी बिल्कुल बिल्कुल थी, लेकिन यहाँ पर आपको हाई एनर्जी रेडिएशन चाहिए, ठीक है बात, फिलहाल उसको रहने दो आप, ओके। क्योंकि भाई सारे का सारा जो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट हम आपको भाई, अरे या फिर जो सारे का सारा जो मैथमेटिक्स है वो हम सारा भाई हमारे स्कोप में है नहीं फिलहाल, समझो बात, हम सारा पढ़ेंगे भाई तो हम फिर इसी को पढ़ते रह जाएंगे, ओके ठीक है। लेकिन आपको ये आइडिया आ गया, ओके। तो अब आप मुझे बताओ भाई, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर हम ये करें, बताओ, बोलो भाई, अगर अब इसको हम घुमा दें तो ध्यान रखो भाई, तो अब समझे आप कि क्यों हर एक मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, बताओ भाई, अगर उसके पास डाइपोल है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, यानी कि रेलिंग स्कैटरिंग क्या करते हैं, सभी कर सकते हैं, इजंट इट? अरे भाई रेलिंग स्कैटरिंग सभी कर सकते हैं ना, लेकिन इस मॉलिक्यूल में खास बात है। अब एक काम करो भाई, अब यानी कि इसके साथ एक डाइपोल तो ऑसिलेट करेगा फील्ड के साथ, एक डाइपोल तो भाई कैसे करेगा ऑसिलेट, फील्ड के साथ, इजंट इट? लेकिन मैं ये कहूँ भाई, अब एक काम करो, अब फील्ड रखो कांस्टेंट, अब आप एक बार फील्ड क्या रखो भाई, कांस्टेंट रखो, और डाइपोल घुमाओ, ताकि हम बात कर सकते भाई कि रोटेशनल मोशन से क्या बनेगा एक डाइपोल। कैसे? अगर ये फील्ड कांस्टेंट है, अगर मैं H2 के मॉलिक्यूल को ऐसे रखता हूं तो क्या ये क्लाउड कहाँ खिंचाएगा, साइड, बोलो भाई। मान लें ये क्या है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, ये क्या बताओ भाई, पॉजिटिव। तो एक तो मैं H2 के मॉलिक्यूल ऐसे रखूं, H और H, और एक भाई ऐसे रखूं, मतलब एक तो क्या हो, एक तो क्या हो, H2 के मॉलिक्यूल का एक्सिस क्या हो, फील्ड के अलोंग, और एक क्या हो इसके परपेंडिकुलर। अगर आपने H2 के मॉलिक्यूल को ऐसे रखा, अगर आपने H2 के मॉलिक्यूल को ऐसे रखा तो ये फील्ड क्या है, अलोंग है, और अभी क्या है ये परपेंडिकुलर। तो भाई मैं आपको बताऊं, अगर आप मान लीजिए ये क्या है, फील्ड, बोलो भाई, अगर आप ऐसे रखते हो ना इसको, फील्ड H2 को, तो इसमें डिस्टॉर्शन कम आता है, सॉरी ज़्यादा आता है, और ऐसे रखे तो क्या होता है भाई, क्योंकि क्लाउड क्या होगा भाई, खींचना क्या हो जाएगा इसके लिए मुश्किल, ऐसे क्लाउड खींचना क्या है फील्ड के लिए आसान। तो आपने बात देखी भाई, यानी कि ऐसे क्या है ज़्यादा फील्ड, ऐसे क्या है, सॉरी ऐसे क्या है कम डिस्टॉर्शन, ऐसे क्या है ज़्यादा डिस्टॉर्शन। तो हम क्या बोलेंगे, तो अगर मॉलिक्यूल ऐसे हो मान लिया तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो मॉलिक्यूल की स्टेट में इंड्यूस डाइपोल क्या बनता है, 2 गुना बनता है इसके मुकाबले, यानी अभी जो फील्ड बन रहा है वो क्या है, 2 गुना इसके मुकाबले। तो अगर मैं ये करूँ, अगर मैं मॉलिक्यूल घुमाऊँ, अभी क्या है ज़्यादा डाइपोल, अभी क्या है कम डाइपोल, अभी क्या है ज़्यादा, अभी क्या है कम, अभी क्या है ज़्यादा। तो जब ऐसे घूमेगा ये, तो क्या भाई
एक और भी क्या बन गया हमारे पास, ऑसिलेटिंग डाइपोल। कमाल बात आपको भाई नजर ही बाती है, एक डाइपोल तो कैसे बन गया हमारे पास, इस फील्ड को ऑसिलेट करने से, एक तो इस ई के ऑसिलेट करने से क्या बन गया, डाइपोल बन गया भाई, इजंट इट। लेकिन भैया आपको पता है कि जो ये पोलराइजेबिलिटी क्या है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि H2 के मॉलिक्यूल की पोलराइज, इसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी। भाई H2 के मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी सभी दिशाओं में एक सी नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, जिस दिशा में क्लाउड क्या होगा, दूर तक होएगा, मॉलिक्यूल को क्लाउड को बैलेंस करना क्या होता है, मुश्किल, और उसका डिस्टॉर्शन क्या हो जाएगा, इजी, इजंट इट। तो बताओ भाई, तो बताओ भाई, तो जिस दिशा में तो क्या होगा, क्लाउड क्या है भाई, दूर तक है, वहां में तो क्या है हमारे पास, मोर पोलराइजेबिलिटी। अरे बोलो भाई, वहां पर हम क्या बोलेंगे कि भाई क्लाउड का डिस्टॉर्शन क्या है भाई, इजी है, इजंट इट। तो हम क्या बोलेंगे, H2 के मॉलिक्यूल में इन दिशा में तो क्या भाई, इन दिशाओं में क्या होगा, ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, और यहां पे क्या होगा भाई, कम पोलराइजेबिलिटी। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, अगर H2 के मॉलिक्यूल को, बोलो भाई, हम इन दिशाओं में चेक करें तो क्लाउड के दूर तक है, तुम क्या बोलेंगे, इजीली पोलराइजेबल। इनमें क्या है, अरे भाई में क्या होगा, लेस पोलराइजेबल। तो क्योंकि इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या है, अब तो मैं सिंपल बात, ये मुल्क मैंने ऐसे रखा, अगर मैं ऐसे फील्ड रखता हूँ, लगाता हूँ, तो ज़्यादा क्या होगा, पोलराइज। ऐसे फील्ड लगाया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऐसे ही रखो, मैंने ऐसे फील्ड लगाया तो क्या होगा, ज़्यादा पोलराइज। ऐसे फील्ड लगाया तो कम पोलराइज। तुम क्या बोलेंगे, ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, कम पोलराइजेबिलिटी। नहीं है क्या आपको भाई? तो सिंपल सी बात है, तो अगर इसकी पोलराइजेबिलिटी आइसोट्रोपिक नहीं है, अच्छा एक स्फीयर होता, एक क्या होता है, एक क्या होता है स्फीयर। स्फीयर पे मैं दो प्लेट यहाँ रखाऊँ, यहाँ लगाऊँ भाई, तो क्या होगा, उतना ही क्या होगा डिस्टॉर्ट, यहाँ लगाओ, यहाँ। अरे बोलो भाई, स्फीयर क्या होगा, एक साथ डिस्टॉर्ट। तो स्फीयर की पोलराइजेबिलिटी सभी दिशाओं में क्या होती है, मतलब आप किसी दिशा में क्या लगा लो फील्ड, एक सा क्या होता है वो डिस्टॉर्ट। तो हम क्या बोलेंगे, स्फीयर की पोलराइजेबिलिटी होती है एक सी होगी ना भाई, नहीं आपको समझा? तो स्फीयर के घुमाने से कोई डाइपोल नहीं बनेगा, सॉरी कोई डाइपोल भाई ऑसिलेट नहीं करता। स्फीयर घुमाने से कोई डाइपोल ऑसिलेट नहीं करेगा भाई। लेकिन आपने ये घुमा दिया, अभी क्या है, ज़्यादा डाइपोल, अभी क्या है, कम डाइपोल, ज़्यादा डाइपोल, कम डाइपोल, ज़्यादा डाइपोल, कम डाइपोल, इजंट इट? अरे बोलो भाई, इजंट ज़्यादा बेकार में हमारे, मेरा दादा है ना, बताओ ना आपको भाई, कौन है मैम साइड से, वहाँ बेटा से बोलते हैं ना, दादा क्या बोलते हैं, दादा, इजंट इट? तो बोलो भाई, तो बताओ, अरे बोलो भाई, तो क्या हुआ, ये ऐसे जब घूमेगा, अरे बोलो भाई, नहीं आएगा आपको? तो भाई अगर एन आइसोट्रोपिक क्या, देखो अगर ये स्फीयर होता है क्या होता है ये, तो स्फीयर घुमाने से इसमें कोई पोलराइजेबिलिटी में चेंजमेंट नहीं आता भाई। लेकिन मैं से घुमाऊंगा, अगर मैं H2 घुमाऊँ तो क्या है, ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, ज़्यादा डाइपोल, कम डाइपोल। अब क्या रखो, फील्ड रखो कांस्टेंट, फील्ड की दिशा क्या रखो, फिक्स, मॉलिक्यूल घुमाओ तो ज़्यादा डाइपोल, कम डाइपोल, ज़्यादा डाइपोल, कम डाइपोल, ज़्यादा डाइपोल, कम डाइपोल। तो क्या रोटेशन से क्या बनेगा, एक और भी क्या बन जाएगा, ऑसिलेटिंग डाइपोल। नहीं है क्या आपको? तो एक तो किससे बन गया, ई से, और एक क्या बन गया, क्योंकि रोटेशन की वजह से पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है भाई। एक क्या बन गया हमारे पास, इस एन आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी से हमारे पास क्या हो गया, एक और डाइपोल। नहीं आपको समझ आया? तो अगर रेली डाइपोल क्या हो जाए, एक हम क्या बोलेंगे, रेली डाइपोल, एक हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल डाइपोल। तो रेली डाइपोल भी एनर्जी मिट करेगा, और भाई रोटेशनल डाइपोल भी एनर्जी मिट करेगा भाई। तो अगर मान ले भाई ये सुपर इम्पोज हो जाए, अगर रोटेशनल डाइपोल की एनर्जी ऐड हो जाए किसमें, रेलिग डाइपोल में, तो हमें क्या मिल जाएगी, एंटी स्टोक लाइन, और घट जाए तो क्या हो जाएगा, स्टोक्स लाइन। नहीं है क्या आपको? सिमिलर बात किस पे लागू होती है बताओ भाई, वाइब्रेशन पे, किस पे? फॉर एग्जांपल H2 का मॉलिक्यूल, इसको ऐसे ही रखो। अब देखो भाई, वो तो है ही है फील्ड वाली, भाई फील्ड वाली तो है ही है, वो रेडिएशन तो एमिट होनी है,
एक काम करो भाई, कांस्टेंट फील्ड, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फील्ड क्या करके, इसीलिए भाई मैं फील्ड को कांस्टेंट करके और तब इससे हम क्या क्या करवा रहे हैं भाई, डाइपोल ऑसिलेट, इजंट इट। एक काम करो, ये फील्ड है क्या भाई, ये फील्ड, फील्ड कांस्टेंट रखो ताकि भाई, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। अरे रेली डाइपोल का भाई कंफ्यूजन ना रहे आपको, फील्ड रखो कांस्टेंट। अभी मॉलिक्यूल ऐसे है, ठीक है बात, अभी ये ज़्यादा पोलराइज होगा कि स्ट्रेच होने पर, भाई स्ट्रेच होने पर क्लाउड क्या हो जाएगा इसका, बड़ा क्लाउड। बड़ा क्लाउड क्या होता है, इजीली पोलराइज। अरे बोलो भाई, तो क्या हो जाएगा, नहीं आपको समझ आया? तो भाई जब ये ऐसे क्या कंप्रेस एक्सपेंड, कंप्रेस एक्सपेंड, तो क्या इसकी पोलराइजेबिलिटी लगातार वेट निकलेगी क्या? अभी क्या है, कम पोलराइजेबल, ज़्यादा पोलराइजेबल, कम डाइपोल, ज़्यादा डाइपोल, कम डाइपोल। तो भाई इसके जैसे रोटेशन करने से क्या होता है, एक चेंजिंग डाइपोल बन रहा था, इसके वाइब्रेट करने से क्या बन रहा है, एक ऑसिलेटिंग डाइपोल भाई। तो ये भी तो एनर्जी एमिट कर सकता है भाई। तो अगर ये एनर्जी क्या हो जाए, ऐड हो जाए किसमें, रेली डाइपोल में, तो क्या होगा, एंटी स्ट्रोक, और भाई सब्ट्रैक्ट हो जाए तो स्ट्रोक्स, नहीं आपको? और इसके लिए मैथमेटिकली आप इसको भाई ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। आप ये बताओ, और आप इसको भाई ये जो डाइपोल है ना, जो डाइपोल हैं, इनके लिए आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अरे भाई स्ट्रोक और एंटी स्ट्रोक के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप ऐसे मालूम कर सकते हो। कैसे, बोलो भाई? म्यू क्या था, अल्फा ई। म्यू क्या था भाई, ई क्या होता है, ए नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। लेकिन आपने अब एक बात देखी कि जो पोलराइजेबिलिटी है, क्या भाई, उसको कौन अफेक्ट करता है, रोटेशन या वाइब्रेशन? उसको अफेक्ट नहीं करती क्या? तो भाई अल्फा तो क्या है, अल्फा नॉट इंट्रिंसिक पोलराइजेबिलिटी। अल्फा नॉट क्या है, इंट्रिंसिक पोलराइजेबिलिटी, के बिना रोटेशन, बिना वाइब्रेशन की पोलराइजेबिलिटी, नेट पोलराइजेबिलिटी नहीं है आपको भाई। लेकिन अब आप इसे किसे बताओ भाई, ये बताओ क्या है मेरे पास, तो भाई रोटेशन का और वाइब्रेशन का इफेक्ट क्या है हमारे पास, अल्फा नॉट बीटा साइन 2 पाई न्यू वाइब्रेशनल टी, क्या गया, अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वाइब्रेशनल टी। ये क्या, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये क्या भाई, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब ई क्या, अब बताओ, अब अरे भाई क्योंकि यहाँ पर सारी बात है किसकी, डाइपोल की, तो म्यू क्या है, अल्फा ही। अब अल्फा कहाँ से पुट कर दो, यहाँ से, ई कहाँ से पुट कर दो, यहाँ पर। तो बताओ नेट डाइपोल तो मेरे पास क्या आ गया, बोलो भाई क्या आ गया मेरे पास, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, अल्फा नोट ई नोट, अल्फा, अरे भाई अल्फा नोट पुट कर दिया हमने भाई, क्या, अरे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, चलो पहले इसको पुट ही कर देते। अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा नोट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वाइब्रेशनल टी, ठीक है, और इनटू क्या है हमारे पास, ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब बताओ क्या हो भाई, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे भी मल्टी, तो न्यू क्या आ गया हमारे पास, न्यू क्या आ गया, अल्फा नोट ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी। ये तो किसके लिए गया हमारे पास, रेलिग स्कैटरिंग के लिए भाई, इजंट इट? अरे भैया किसके लिए है, रेलिग स्कैटरिंग के लिए। अब बताओ क्या हमारे पास, बताओ प्लस में क्या आया, इससे मल्टीप्लाई करियो, बीटा ई नोट, बीटा ई नोट साइन, नहीं साइन 2 पाई न्यू, बोलो भाई, साइन 2 पाई न्यू टी एंड साइन 2 पाई न्यू वाइब्रेशनल टी। अरे बोलो भाई, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको वापस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बताओ क्या मेरे पास, ए और क्या साइन ए साइन बी, क्या साइन ए साइन बी, तो क्या होता है मेरे पास 1/2 कोस, अरे क्या होता है ये 1/2 कोस है, कोस माइनस है, अरे भाई इसका फॉर्मूला होता तो था, कोई बात नहीं। अरे क्या जाएगा बस, बताओ क्या जाएगा, हाँ तो ये क्या जाएगा, आ जाए भाई 1/2 कोस
ए माइनस बी कोस ए प्लस बी, क्या भाई 1/2 कोस ए माइनस बी कोस, अरे भाई यहाँ पर और माइनस आ गया यहाँ पर भाई, सॉरी भाई यहाँ पर क्या है हमारे पास, बात भाई तो भाई अरे यहाँ पर माइनस कर लियो, ये क्या मेरे पास भाई यहाँ पर माइनस आ गया हमारे पास, इजंट इट। तो सिंपल सी बात नहीं है, यानी कि न्यू वाइब्रेशन, यानी न्यू में न्यू वाइब्रेशनल ऐड भी हो सकती है, और भाई इसमें ये अरे भाई यानी कि वाइब्रेशनल कंपोनेंट इसमें ऐड सब, इसमें से सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, और इसमें भाई ऐड भी हो सकता है भाई, इसके ऊपर सुपर इम्पोज होते हुए, नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी कि एनर्जी एमिटेड बढ़ भी सकती है और भाई एनर्जी एमिटेड घट भी सकती है, इजंट इट। ठीक है, बस यहाँ पर आप भाई अरे यहाँ पर माइनस कर लियो, यहाँ पर माइनस कर लो, यहाँ पर माइनस आएगा भाई, ठीक है ओके। तो मेरे ख्याल से आपको वही बात पहले पड़ेगी, इजंट इट। यानी यहाँ हमें बताओ क्या रिक्वायर्ड है, एन आइसोट्रोपिक। तो देखो यहाँ से हमको नहीं है, क्लासिकल थ्योरी से हमको ये मालूम पड़ता है कि भाई क्लासिकल थ्योरी से हमें क्या मालूम पड़ता है कि रमन एक्टिविटी के लिए क्या जरूरी होता है बताओ, एन आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी। रमन एक्टिविटी के लिए भाई हमें क्या जरूरी होता है, एन आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी। यानी कोई वाइब्रेशन या कोई रोटेशन अगर क्या कर सकती है, अगर कोई वाइब्रेशन या कोई रोटेशन क्या कर सकती है, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड। अरे भाई क्योंकि डाइपोल मोमेंट आता किससे, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड से। अच्छा तो अब आपको भाई कि पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड क्या होता है, बस सिंपल बात है, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड आता है क्लाउड का उल्टा, क्लाउड का रेसिप्रोकल। अगर क्लाउड क्या भाई ऐसा है तो एलिप्सॉइड क्या है हमारे पास, ऐसा। समझ के बात, आपने क्या करना है, जिस दिशा में क्या हो ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उसमें एलिप्सॉइड क्या बनाना है, एलिप्सॉइड में एक सरफेस होगी। समझे बात, जो आपने क्या करना नजदीक बनानी है, अगर एलिप्सॉइड क्या हो, क्लाउड दूर हो एलिप्सॉइड नजदीक बनेगा। बताओ इनमें क्या है, क्लाउड नजदीक है एलिप्सॉइड दूर तक बनेगा, नहीं है क्या आपको। और भाई बड़े क्लाउड का क्या बनेगा, छोटा एलिप्सॉइड, और भाई छोटे क्लाउड का बड़ा एलिप्सॉइड, नहीं आपको है क्या। भाई पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अराउंड, अरे भाई जो सेंटर ऑफ जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसके सेंटर से एक क्या बोलते हैं, एक सरफेस हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और वो सरफेस पोलराइजेबिलिटी को मैग्नीफाई एक तरह से अरे भाई क्वांटिफाई करती है। बात आपको पहले पड़ रही है, अगर किस दिशा में क्या है, तो पहले तो ये बात आपको पहले पड़ गई ना। तो अगर भाई अगर क्लाउड क्या है, क्लाउड ऐसा है, एलिप्सॉइड क्या आएगा, ऐसा इस टाइप से। और याद रखो भाई स्फेरिकल क्लाउड का एलिप्सॉइड भी क्या होगा, स्फेरिकल होगा। लेकिन भाई छोटे क्लाउड का बड़ा एलिप्सॉइड और बड़े क्लाउड का छोटा एलिप्सॉइड। अच्छा एक बात और, तो मैं आपको बताऊं भाई, तो ये कोई भी मॉलिक्यूल उसकी रोटेशन या वाइब्रेशन रमन एक्टिव कब होएगी, भाई सिंपल बात है, यहाँ पर एक्टिविटी के लिए जरूरी क्या है, बोलो भाई डाइपोल मोमेंट, भाई इंड्यूस डाइपोल मोमेंट को ऑसिलेट करना जरूरी है भाई। और इसके लिए हमें तो क्या चाहिए, जो किसको भाई आपको, तो आप ये बताओ भाई, तो आप ये बताओ कि कौन से मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होंगे। तो अगर बात हो रोटेशन किसकी भाई किसकी बात हो, हम बात करें फिलहाल भाई जनरल बात, अगर रोटेशन हो तो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल छोड़ दो भाई। आपको पता है सिर्फ स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, एनाइसोट्रोपिक। अरे भाई रोटेशन कोई एक्टिव कब होएगी, तो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल छोड़ दोगे ना, सभी के पास क्या होती है, एनाइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी। यानी CH4 CCl4 टाइप जो मॉलिक्यूल्स हैं, अरे भाई परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा, परफेक्ट टेट्राहेड्रा, इनके क्लाउड क्या होता है, स्फेरिकल। और आपको पता है स्फेरिकल क्लाउड के पास क्या होती है, आइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी, वो क्या होंगे, रमन एक्टिव, सॉरी रमन इनएक्टिव। ध्यान रखियो भाई CH4 की रोटेशन तो रमन में भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, CCl4 तो भाई रमन में भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, नहीं है क्या आपको। और बताओ, और भाई वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन का क्या, अगर किसी वाइब्रेशन के दौरान, बोलो भाई
अगर किसी वाइब्रेशन के दौरान क्या होता है चेंज? पोलराइजेबिलिटी, एलिप्सॉइड का मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन अनइक्वली, क्या मतलब नॉर्मल मॉलिक्यूल है, एक्सपेंड हो गया और कंप्रेस हो गया, तो कंप्रेस स्टेट का एलिप्सॉइड एक्सपेंडेड स्टेट के एलिप्सॉइड से क्या होना चाहिए भाई? अलग होना चाहिए। कंप्रेस्ड स्टेट का एलिप्सॉइड क्या होना चाहिए? एक्सपेंडेड स्टेट के एलिप्सॉइड से भाई क्या होना चाहिए? डिफरेंट। अगर ऐसा है तो वो क्या है? रमन एक्टिव है। ऐसा नहीं है तो रमन, तो इस सिंपल बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? रोटेशनल एक्टिविटी के लिए क्या जरूरी है? देयर शुड बी एनाइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी, मतलब मॉलिक्यूल की सभी दिशाओं में एक सी पोलराइजेबिलिटी ना होनी चाहिए। और ये किन में होता है बताओ? जितने भी क्या हैं स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल के अलावा सभी मॉलिक्यूल्स, उन सब में क्या होगी? कंडीशन फुलफिल होती है। मतलब भाई इवन Cl2, H2 इनमें भी क्या होती है? एनाइसोट्रोपिक पोलराइजेबिलिटी। आपको पता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग क्या होती है? ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी। उसके परपेंडिकुलर क्या होती है? कम पोलराइजेबिलिटी। ये सारे क्या होंगे? रोटेशनली रमन एक्टिव। और वाइब्रेशन से क्या? अगर किसी वाइब्रेशन के दौरान क्या होता है चेंज? एलिप्सॉइड का मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन, तो वो वाइब्रेशन भी क्या होगी? रमन एक्टिव। आ गया आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।